subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos. Hello everyone, today we are going to start the second part of the first chapter, which starts from point 6 strategies for procuring materials। कि जो हड़प्पा के लोग थे कहाँ से वो मटेरियल प्रोक्योर करते थे और कैसे प्रोक्योर करते थे, कैसे इस मटेरियल को प्राप्त करते थे। तो जैसा कि हमें पता कि वो तरह तरह के क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, तो उसके लिए उसको काफ़ी रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो इसमें सबसे पहले बताया कि जैसे कि क्ले है, क्ले जैसा रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल था, उसको वहाँ से वो यूज़ कर लेते थे। बाकी कुछ मटेरियल जैसे स्टोन है, टिम्बर है, मेटल है, ये इनको अपने एरिया से बाहर से लेना पड़ता था। टेराकोटा जो टॉयज मिले हैं बुलक कार्ट्स के, उससे ये भी हमें पता चलता है कि बुलक कार्ट इनके लिए एक इम्पोर्टेंट मीन्स था ट्रांसपोर्टेशन का। चीज़ों को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ये उसको यूज़ करेंगे। इसमें आगे ये भी बताया कि शायद ये लोग जो है रिवराइन रूट्स को भी यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नदियों का भी इस्तेमाल करते थे। हिस्टोरियंस को इस बात का इसलिए अंदाज़ा हुआ क्योंकि इनकी कुछ सील्स मिली हैं जिसके ऊपर शिप और बोट के डिज़ाइंस बने हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि इन लोगों को जो है बोट वगैरह का इस्तेमाल करना आता था, तो वो पानी में ही करेंगे। श्योरली दे वर यूजिंग रिवर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। 6.1 में इन्होंने इसके आगे डिस्क्राइब किए हैं। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हड़प्पन लोग यूज़ करते थे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, उसका आंसर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। सबसे पहला तो इन्होंने ये बताया है कि ये पहली स्ट्रेटजी तो यही थी कि ये जहाँ कहीं पे भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था वहीं पे अपनी सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर देते थे, जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे इनकी एक साइट थी नागेश्वर और एक बालाकोट। ये सी कोस्ट के पास है, बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे शेल अवेलेबल था, तो यहाँ पे फिर ये शेल की इंडस्ट्री डेवलप कर सकते थे। कुछ इन्होंने जैसे एक साइट सोर्तुगई अफगानिस्तान में भी इस्टेब्लिश की, क्योंकि यहाँ पे लेपिस लजूली एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, ये यहाँ पे अवेलेबल था। तो वहाँ पे ये लेपिस लजूली का इस्तेमाल करते थे, उसके बीड्स वगैरह बना के उसको ट्रांसपोर्ट इधर कर देते थे। लोथल है जैसे इनकी एक साइट, ये कर्नेलियन के सोर्स के पास थी। कर्नेलियन जो है इनको बरोच से मिलता था, गुजरात से, तो वहाँ से स्टीटाइट इनको राजस्थान से मिल जाता था। स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है और नॉर्थ गुजरात से भी ये इनको मिल जाता था, और मेटल भी इनको राजस्थान से मिल जाती थी। तो इसलिए वहाँ पे भी इन्होंने ये एक साइट इस्टेब्लिश कर दी थी। तो इनका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फर्स्ट स्ट्रेटजी हो गई रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने की, कि जहाँ कहीं पे भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था ये वहाँ पे अपनी सिटीज़ इस्टेब्लिश कर देते थे और वहीं पे इनकी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाती थी। दूसरी स्ट्रेटजी जो ये लोग यूज़ करते थे रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, वो ये हो सकती है कि ये शायद एक्सपीडिशन सेंड करते थे। अपना एक्सपीडिशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि हमें आपके यहाँ से, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जैसे इन्होंने खेतड़ी रीजन में भेजा। खेतड़ी राजस्थान में है जहाँ पे कॉपर माइन है, आज भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो जैसे जहाँ पर भी कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है जिसकी इनको ज़रूरत है, ये वहाँ पे एक्सपीडिशन भेजेंगे, एक लोगों का एक ग्रुप भेजेंगे और उनसे डिस्कशन करके आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा साउथ इंडिया से, जैसे गोल्ड लेते थे तो वहाँ पे भी अपना एक्सपीडिशन भेजते थे। ये एक्सपीडिशन जब वहाँ जाते थे तो वहाँ पे ये लोगों के साथ, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बातें करते थे और उनके साथ जो भी इनकी सेटलमेंट होती थी वो करके आते थे। इस बात के क्या सबूत है कि सच में ये जो है दूसरे एरियाज़ में इनके अपने ऐसे रिश्ते होते थे? उसका ये सबूत है कि कुछ साइट्स में जो है हड़प्पा के जो स्टीटाइट माइक्रोबीड हैं, जो इनकी स्पेशल क्वालिटी के होते थे, ये वहाँ पे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा वालों के उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। खेतड़ी एरिया में भी एक कल्चर डिस्कवर किया है जिसका नाम है गानेश्वर जोधपुरा कल्चर,
जिसकी अपनी एक पोट्री है, वो हड़प्पा वाली पोट्री से अलग है। और इनके अनयूजुअल जो है काफ़ी सारी कॉपर की भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, ये खेतड़ी वाले रीजन के लोग हड़प्पा वालों को कॉपर भेजते थे। आगे ये भी स्ट्रेटजी में ही आएगा, ये भी उनकी, आप उसको थर्ड पॉइंट के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो दूर दूर की जो एरियाज थे उनके साथ भी ये कांटेक्ट रखते थे। जिसका एग्जांपल दे रखा है ये ओमान। ओमान का इस टाइम क्या, देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये मगन, ये जो मगन नाम का रीजन है ये ओमान है। तो ओमान के साथ भी हड़प्पा वालों के कुछ ना कुछ ट्रेड रिलेशंस थे। इस बात का सबूत ये मिला है कि जो कॉपर यहाँ पे ओमान में मिला है और जो कॉपर की जो चीज़ें हड़प्पा वालों के पास मिली हैं, उनका अगर केमिकल एनालिसिस किया जाए कि ये किस तरीके से जो है ये कॉपर कहाँ से लिया गया है, उसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो तब पता चलता है कि इन दोनों ही कॉपर में, ओमान वाले कॉपर में भी और हड़प्पा की जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी निकल पाया गया है। निकल की कुछ मात्रा, कुछ अंश पाए गए हैं। कॉपर के अंदर निकल होना, दोनों जगहों पे सेम टू सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाला कॉपर मिलना, तो इसका ये इससे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन दोनों के आपस में कुछ ना कुछ रिश्ते थे। कुछ और भी यहाँ पे मिले हैं ट्रेसेस कि इनका एक दूसरे के साथ कांटेक्ट था, बाहर वालों के साथ कांटेक्ट था। एक विचित्र प्रकार का यूनिक स्टाइल का एक वेसल मिला है जो कि हड़प्पन जार है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की थिक लेयर उसके ऊपर लगा रखी है क्ले की, ताकि उसके अंदर से कोई लीकेज ना हो। और ये मिला है ओमानी साइड से, ओमान वाली जगहों से। तो इन दोनों के कॉपर में निकल के ट्रेसेस मिले हैं और ओमान की जगह पे हड़प्पा वाला जार मिला है। ये इस बात का सबूत है कि इनके आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ये एक्सचेंज करते थे। We do not know what was carried in these vessels, लेकिन अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि ये जो वेसल्स होते थे हड़प्पा वाले, इनके अंदर ये क्या कैरी करते थे। जैसे आपने 11th के चैप्टर में पढ़ा था कि ओलिव ऑयल और वाइन कैरी करते थे वो कंटेनर्स में, लेकिन इन वेसल्स का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा था 11th में, तो वहाँ के जो बुक्स हैं उसमें भी, जो 3rd BC की, उसमें भी एक कुछ ऐसी रेफरेंस मिली हैं कि एक मगन नाम का एरिया है जहाँ से हम लोग कॉपर लेके आते थे। मतलब ओमान का जो कॉपर है वो वहाँ से मेसोपोटामिया तक जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मेसोपोटामियन जो साइट थी वहाँ से हमें जो कॉपर मिला है उसमें भी निकल के ट्रेसेस पाए गए हैं। तो ये भी उसी बात को इंडिकेट करता है कि ये तीनों जो है एक किसी कॉमन जगह से कॉपर बाई करते थे। कुछ और भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इनको मिले हैं जिससे जो ये सजेस्ट करते हैं कि इनका जो है दूर दूर की जगहों से ट्रेड रिलेशंस थे। जैसे हड़प्पा वाली जगह पे जो हड़प्पा की जो चीज़ें हैं, सील्स हैं, जैसे वेट्स हैं, डाइस हैं, बीड हैं, तो डाइस ये गेम खेलते हैं जिससे, तो ये चीज़ें जो हैं मेसोपोटामिया में मिली हैं। तो ये भी इस बात को सजेस्ट करता है कि दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद फार ऑफ लैंड्स। इसमें साथ में ये भी नोट करने योग्य है कि जो मेसोपोटामियन बुक्स हैं उसमें ये भी जिक्र आया है कि उनके रिलेशंस हैं 3 जगहों से। एक का नाम है दिलमन। दिलमन जो है वो बहरेन आइलैंड्स के लिए यूज उन्होंने किया है। फिर बोलते हैं हमारे मगन के साथ भी ट्रेड रिलेशंस हैं। मगन हो गया आपका ओमान, और तीसरा नाम आया है मेलुहा। और ऐसा माना जाता है कि मेलुहा इन्होंने हड़प्पन रीजन के लिए यूज किया है।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेलुहा हड़प्पा, ये क्योंकि मैच तो कर नहीं रहा, पर जिस तरीके का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे ये कहते हैं कि मेलुहा के अंदर जो है कर्नेलियन के बीड्स होते हैं, लैपिस लजूली यूज करते हैं, वो कॉपर है, गोल्ड है और वैराइटीज ऑफ वुड्स हैं। तो इस तरीके के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि मेलुहा ये हड़प्पा को ही बोल रहे हैं। मेसोपोटामिया के अंदर एक उनकी बुक्स में मिली है, एक मिथ है, उसमें ये सेंटेंस आप ध्यान से देख सकते हैं, मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड, मे योर बर्ड बी हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन योर पैलेस। तो ऐसा माना जाता है कि ये हाजा बर्ड जो है मोर था, ये मोर की बात कर रहे हैं जो कि हड़प्पन रीजन में पाया जाता था। तो ये भी इस बात का संकेत है कि दे वर अवेयर अबाउट द पीपल हु वर लिविंग इन हड़प्पा। आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने आगे बता रखा कि ये सी रूट के थ्रू जो है इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस थे, जैसे ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया के तीनों जो है दे वर कनेक्टेड विद सी रूट। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज लैंड ऑफ सी फेयर्स। तो ये मेलुहा को डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक ऐसी लैंड है जहाँ पे सी फेयर्स रहते हैं, मतलब यहाँ के लोग समुद्र में जो है घूम के आते हैं, समुद्र में घूमना उनको पसंद है। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे भी इनकी जो सील्स हैं उनके ऊपर बोट और शिप्स के डिज़ाइन मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि दे लव्ड टू ट्रैवल थ्रू वाटरवेज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक सील है और इसके ऊपर ये यहाँ पे ये लंबी सी ये बोट का डिज़ाइन बना हुआ है। आगे चलते हैं। पॉइंट 7 सील्स एंड सीलिंग्स। ये सील्स एंड सीलिंग्स में सिंपली ये बताया गया कि सील्स का प्रोबेबली हड़प्पा वाले क्या यूज़ करते होंगे। तो इसमें बताया है कि जो इनका लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे उसका हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि उसी के लिए जो है ये सील्स यूज़ करते थे। कि जैसे आप इमेजिन करो कि एक बैग है, उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी और फिर आपने इसका जो माउथ है उस बैग का वो टाई कर दिया या किसी रस्सी से या सुई से उसको सील दिया। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी लगाई गीली और उस मिट्टी के ऊपर सील लगा दी, दबा के सील का निशान बन गया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मिट्टी के ऊपर सील उकेर रखी है। तो अब ये सील का इम्प्रेशन लगा दिया और अगर ये बैग जब दूसरी जगह पे जाता है तो ये मिट्टी और सील ऐसी की ऐसी उसके माउथ के ऊपर है, तो इसका मतलब किसी ने उस चीज़ को टच नहीं किया और इसके अंदर जो चीज़ है वो बेस्ट क्वालिटी है, जो डाली गई थी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। ये शायद इस तरीके से हड़प्पा वाले सील्स को यूज़ करते थे। अब चलिए पढ़ते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है इसको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा गया है कि ये एक रहस्य ही बनी हुई है, पहेली बनी हुई है, इसको कोई सुलझा नहीं पाया। नो वन इज एबल टू डिसाइफर इट। कोई भी हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाया, मतलब डिकोड इसको नहीं कर पाया। हड़प्पन सील्स के ऊपर एक एनिमल मोटिव बना होता था, एनिमल है या चाहे कुछ भी है, उसके साथ कुछ साइंस बने होते थे। हड़प्पन के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बिल्कुल छोटे पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस की तरह पूरी की पूरी रॉक पे कुछ लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं मिला। उनके बिल्कुल छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और जो इनका लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है उसमें सिर्फ 26 साइंस है। तो आप सोच सकते हो कि 26 साइंस का जो इंस्क्रिप्शन है वो लॉन्गेस्ट है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही ये छोटे छोटे सेंटेंसेस वाले इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। चाहे इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको ये डिसाइफर नहीं कर पाए, पर इतना तो क्लियर है कि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी, मतलब इसमें इन्होंने कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं किए थे। तो कैसी होगी ये एक पिक्टोरियल टाइप है जिसमें तरह तरह के ऐसे साइंस बने हुए हैं, किसी में ऐसे लगा हुआ है, तो हो सकता है ये एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी।
और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साइंस इन्होंने यूज़ किए हैं। इनके जो साइंस है, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट पढ़ के जो देख के हमें पता चला है, इनके साइंस की जो संख्या है 375 से लेके 400 तक है। इसके अलावा इनके स्क्रिप्ट की स्पेशल बात ये है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। इसका कैसे पता चलेगा, ये मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू से दैट देयर स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसमें बताओगे क्योंकि इनकी राइट साइड में मार्जिन ज़्यादा बचा हुआ है। जैसे आप कहीं से लिखना स्टार्ट करते हो तो उधर मार्जिन बचता है ना, जैसे अपनी नोटबुक है, सपोज ये नोटबुक का पेज है, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, फिर आप लिखते लिखते ऐसे जाते हो वहाँ तक, तो इसका मतलब हम लेफ्ट से लिख रहे हैं, पर इन राइट से लिख रहे हैं। पर ये लोग जो थे, इनकी सभी राइटिंग्स में राइट साइड में ऐसे स्पेस मिलता है, मतलब ये स्पेस इस बात का इंडिकेशन है कि ये राइट से स्टार्ट करते थे। दूसरा सबूत ये है राइट से लिखने का कि जब राइट से ही लिखना स्टार्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस, इनके ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके बीच में काफ़ी गैप मिलता है, ऐसे ऐसे। फिर जब लेफ्ट आते आते ना इनके नैरो होते जाते हैं, नैरो, जैसे आप लोग लिखते हैं लास्ट में जगह नहीं बची, पूरा सेंटेंस उधर ही जो है खींचतान करके कंप्लीट कर दिया। तो ये भी एक सबूत है कि पहला सबूत ये है कि इनके जहाँ कहीं पे भी हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिले हैं, राइट साइड में खाली जगह ज़्यादा मार्जिन छोड़ रखा है। दूसरा ये है कि इनकी राइट से वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा है और इधर आते आते बिल्कुल नैरो हो जाता है। तो ये दो सबूत हैं कि ये लोग जो हैं लेफ्ट टू राइट लिखते थे। फिर आगे देखते हैं इनके अगर ऑब्जेक्ट्स को देखें तो इनकी राइटिंग मिली है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, सील्स के ऊपर मिली है, कॉपर टूल्स के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, रिम्स ऑफ जार, जार के जो रिम होते हैं उनके ऊपर भी लिखा हुआ है, और टेराकोटा टैबलेट्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, ज्वेलरी, बोन, रोड्स, और एक पुराना साइन बोर्ड भी मिला है। फिर साथ मैंने यहाँ पे लिखा कि हो सकता है इनकी राइटिंग जो है कुछ नोटबुक्स वगैरह पे भी ये लोग लिखते हों, पेरिशेबल मटेरियल में आ जाएंगी। नोटबुक है, जैसे कोई लेदर पे लिख रहे हैं या कपड़े पे लिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है पेरिशेबल मटेरियल पे लिखा हो जो कि अब ख़त्म हो चुका, हज़ारों सालों में डिकम्पोज हो चुका। तो अगर इन्होंने ऐसा किया था कि ये पेरिशेबल मटेरियल को यूज़ करते थे, इसका मतलब लिटरेसी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। जैसे हम लोग भी इतना ज़्यादा नोटबुक्स वगैरह पे लिखते हैं, अगर हमारी सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाए तो हज़ारों सालों बाद जो है इनको हमारी नोटबुक्स नहीं मिलेंगी। तो ये भी इस बात का साइन हो सकता है कि हड़प्पा के लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। आगे वेट्स के बारे में करते हैं। वेट होते हैं वज़न, जैसे कल मैंने बताया था बट्टे होते थे इनके, ऐसे गांव में भी कभी देखा हो वज़न तोलने के, जिसके ऊपर ऐसे लिखा होता है ये 1 kg का है, कोई 2 kg का है, ठीक है। तो ऐसे अब ये भी चीज़ों को तोलने के लिए इसको यूज़ करते थे, वेट्स को। इनके जो ये वेट थे ये एक स्टोन के बने होते थे जिसको चर्ट कहते थे। ये एक ऑफ वाइट सा, वाइट से कलर का स्टोन होता है, और ये इनकी शेप क्यूबिकल होती थी, और इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता था। ये सिंपली उसको देख के आइडिया लगाना पड़ता था कि ये इनका वेट है, और ये बाइनरी होते थे, मतलब डबल होते जाते थे आगे जा जाके। जैसे एक वज़न है इनका जो लोअर डिनोमिनेशन का 1 है, फिर इसका नेक्स्ट वेट होगा 2, फिर 4, बीच में 3 नहीं आएगा, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे। और लास्ट की डिजिट थी इनकी 12,800 तक इनके नंबर जाते थे, पर उनके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता था, प्लेन होते थे ये। जो हायर डिनोमिनेशन के इनके जो वेट होते थे वो डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो छोटे छोटे वेट थे, छोटे छोटे कम नंबर वाले जो वेट थे, उसको ये ज्वेलरी और बीड्स को तोलने के लिए यूज़
करते थे। मेटल स्केल पेन्स भी यहाँ पे पाए गए हैं, तो इसका मतलब इनको तोलने की कला के बारे में भी नॉलेज थी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये होता है मेटल स्केल पेन, जैसे तोलने के लिए जो तराजू होती है उसको ये मेटल स्केल पेन बोला। तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। आगे चलते हैं। एंशिएंट अथॉरिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी। हड़प्पा के अंदर कोई राजा था या प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था? कौन इनके डिसीजन लेता था? कि इतने कॉम्प्लेक्स इनके डिसीजंस होते थे हड़प्पन सोसाइटी के अंदर, इतने जो भयानक रूप से इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी मिलती है, मतलब सेम टू सेम चीज़ें मिलती हैं, सेम सिटी प्लानिंग, सेम ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग है, और सेम वेट्स हैं, हर जगह पे सेम ईंटें हैं, ब्रिक्स जो बनी हुई थी एक रेशो के साथ। तो इतना जो सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्मिटी के साथ इन्होंने बनाई, उसके लिए तो कोई ना कोई एक अथॉरिटी होगी ही होगी जो इनको ऑर्डर जारी करती होगी और जो चीज़ों को कंट्रोल करती होगी। तो मतलब ये तो श्योर हो गया कि कोई ना कोई सिंगल सेंटर ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे था जो इन सारी साइट्स को कंट्रोल कर रहा था। We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons. Besides, labor was mobilized for making bricks and for the construction of massive walls and platforms. ये जो इतने हाई लेवल का इनका कंस्ट्रक्शन का वर्क था, तो ये कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। अब इसके बारे में हिस्टोरियंस की अलग अलग राय हैं जो आगे दे रखा है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ पे जो है मोनार्किकल सिस्टम था, इनका जो है कोई एक रूलर था। उसके सबूत में ये क्या कहते हैं कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि किंग था। उसके बारे में ये कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो के अंदर एक स्ट्रक्चर मिला है बड़ा, उसको ये कह रहे हैं कि राजा का पैलेस था। लेकिन अगर इस बात को हम मान लें राजा का पैलेस है, तो हमें एविडेंसेस नहीं मिलते। राजा का पैलेस इतना भव्य होता है, लेकिन यहाँ पे 2 रोज में कुछ रूम्स बने हुए हैं, तो वो पैलेस ऐसे ही थोड़ा होगा। पैलेस होगा तो उसमें किचन और पता नहीं क्या क्या हॉल्स हैं। जैसे आपने पीछे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कितना बड़ा महल था जिमरिन किंग का, मारी के जो राजा थे। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 रोज मिली हैं रूम्स की, उसके बेसिस पे आप उसको महल नहीं कह सकते। फिर इसके सबूत में ये दूसरा ये बोलते हैं मोनार्की वाले कि राजा था इनका, बोलते हैं कि एक स्टोन स्टैचू भी मिला है जिसको प्रीस्ट किंग बोला गया है। ये स्टोन स्टैचू आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है। बोले कि ये देखो, जो इनके मेसोपोटामियंस के साथ इनके रिलेशंस थे। तो मेसोपोटामिया में हमने पढ़ा था 11th में, उनके टेम्पल के अंडर ही सारी लैंड होती थी, सारे एनिमल्स, सारे पीपल, वो ही गवर्न करता था। तो वहाँ पे प्रीस्ट होता था, वो उसको रूल करता था। तो उसके बेसिस पे ये कहते हैं कि शायद यहाँ पे भी ये जो स्टैचू मिला है ये इनके प्रीस्ट किंग का है और यही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। प्रीस्ट इसलिए कि ये आंखें जो इनकी हाफ क्लोज्ड हैं, और किंग इसलिए क्योंकि ये इन्होंने ज्वेलरी भी पहन रखी है। आप यहाँ देखो, ये बाजू पे देखो, और ये शॉल जो है इसके ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये किंग टाइप जो है लुक दे रहा है। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि शायद कोई राजा इनको रूल करता था। इसके बाद बट एज वी विल सी, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power। कि इतने सारे जो रिचुअल्स वगैरह यहाँ पे किए जाते थे वो किस पर्पज से किए जाते थे, या उन रिचुअल्स को करने वाले लोगों के पास पॉलिटिकल पावर थी कि नहीं थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है
कि इनकी जो है कोई सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पे नहीं थी। हड़प्पा के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी लोग थे सबके पास इक्वल राइट्स थे, उनका इक्वल स्टेटस था, इक्वल राइट्स थे। कुछ ये भी मानते हैं कि कोई सिंगल रूलर तो नहीं था, पर काफ़ी सारे रूलर्स थे। जैसे एक मोहनजोदाड़ो का रूलर है, कोई एक हड़प्पा का रूलर है, या कोई लोथल का रूलर है। ऐसे हर सिटी में एक रूलर होता था। लेकिन कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं, वो ये मानते हैं कि ये तो श्योर है कि कोई ना कोई ये सिंगल स्टेट था और कोई ऐसी अथॉरिटी थी, क्योंकि जिस लेवल की इनकी सिमिलैरिटी मिली है हर चीज़ के अंदर, आर्टिफैक्ट्स हैं या इनके स्टैंडर्ड के जो रेशियो है ब्रिक्स का, इनके वेट्स हैं, या जो इनकी सिटी प्लानिंग है या रॉ मटेरियल के पास जाके अपनी इनकी साइट्स को इस्टेब्लिश करना है, इस सब को देखते हुए ये साफ है कि कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इस सब को गवर्न कर रही थी। तो जो लास्ट वाली बात है उसमें कुछ दम हमें लगता है, ये थोड़ी सी प्लॉसिबल लगती है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी। As it is unlikely that entire communities could have collectively made and implemented such complex decisions, कि सारे लोग मिलके तो इतना यूनानिमस डिसीजंस नहीं ले सकते थे। फिर आगे क्वेश्चन आता है एंड ऑफ सिविलाइजेशन का। इसके ऊपर मैंने एक इंग्लिश में वीडियो बनाई है 4-5 मिनट की, वो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने इसके 10 कॉजेज जो हैं डिक्लाइन के डिस्क्राइब किए हैं, जो आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है। ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं कि बाई 1800 BC जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी, जैसे कि चोलिस्तान में थी, इनको अबंडन कर दिया गया था, मतलब लोग इनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे। ये ऐसे एविडेंसेस पाए गए हैं। तो इसी टाइम जब ये अबंडेंट होने के जो एविडेंसेस मिले हैं, इसी टाइम पे ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड हो रही थी, नई नई सेटलमेंट्स में जाके इस्टेब्लिश हो रहे थे, जो कि गुजरात और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में जाके इन्होंने अपने नए जगह जो है बना ली थी और वहाँ पे ये लोग रहने लग गए थे। In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BC, there appears to have been a transformation of material culture. अब ये कहते हैं कि जो 1900 के बाद कुछ तो लोग छोड़ के चले गए थे अपनी जगहों को, लेकिन जो लोग उन जगहों पे रहते थे अपनी पुरानी वाली साइट्स पे, उनके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। उनके कल्चर के अंदर उनकी जो चीज़ें थी, आर्टिफैक्ट्स थे, और जो उनका सिस्टम था वो चेंज होने लग गया, और पुराने वाली टाइप की जो चीज़ें थी वो डिसअपीयर होने लग गई। जैसे उनके जो वेट्स थे वो अब उस तरीके के स्टैंडर्ड के नहीं रहे, उनकी सील्स थी, उनकी क्वालिटी भी डिटेरियोरेट हो गई, उनके जो बीड्स थे, स्पेशल बीड्स, वो भी वैसे नहीं रहे, उनकी जो राइटिंग थी वो भी वैसी नहीं रही, और लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था वो भी कोलैप्स इनका होता हुआ दिखाई दे रहा था। और इनका जो क्राफ्ट के अंदर जो स्पेशलाइजेशन था, क्राफ्ट इंडस्ट्री, वो भी इनका जो है डिसअपीयर हो गया था। तो इसका क्या मतलब है कि इनका धीरे धीरे जो है स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा था। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, मतलब जो पहले जितने पूरी मात्रा में ये इतने सारे बीड्स बनाते थे, इतनी सारी चीज़ें यूज करते थे, वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस होती जा रही थी और बिल्कुल कम मात्रा में प्रोडक्शन इनका हो रहा था। इनके जो घर बनाने की जो टेक्निक्स थी वो भी डिटेरियोरेट हो गई। डिटेरियोरेट का मतलब है पुअर क्वालिटी की हो गई। अब इनके जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते थे वो इन लोगों ने बनाना छोड़ दिया था, जैसे आपका ग्रेट बाथ है या वो जो वेयर हाउस मिला, उस टाइप की बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बनाना छोड़ दिया था। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ। अब धीरे धीरे इनका जो अर्बन जो वे ऑफ लाइफ था ना, वो रूरल वे ऑफ लाइफ में कन्वर्ट होता गया, और उसी को फिर जो है हम लेट हड़प्पन कल्चर
कहते हैं कि जहाँ हड़प्पा वाली जो अर्बन सिटीज़ थे, अर्बन कल्चर था, अब वो डिट्रियोरेट होके और एक तरीके का रूरल कल्चर टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो इसको फिर जो है लेट हड़प्पन कल्चर के नाम से जाना जाता है। ये तो ऊपर का इंट्रोडक्शन इसलिए दे रखा था कि ये इट इज़ फैक्ट कि कुछ रीजंस थे कि इनका धीरे धीरे जो है हड़प्पा वालों का पतन होना, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये चेंजेस आए? इसमें इन्होंने दे रखा शायद कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ हो, उसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, या फिर डिफोरेस्टेशन करने से हो गई हो, या फिर एक्सेसिव फ्लड्स आई उसकी वजह से ये लोग कोलैप्स हो गए, या फिर इनकी नदी ने या तो रास्ता बदल लिया या तो सूख गई, उसकी वजह से भी जो है ये लोग ख़त्म हो गए। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई होगी तो इन्होंने ओवर यूज़ किया चीज़ों को, उस वजह से कोलैप्स हो गई। ये तरह तरह के जो हैं ये रीजंस हिस्टोरियंस देते हैं। इसको डिटेल में आप मेरी इंग्लिश वाली वीडियो में देख सकते हैं जो 4-5 मिनट की मैंने बनाई है। पर साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि ये सारे रीजन जो हैं इनमें से कोई भी एक रीजन को हम ले गए ये नहीं कह सकते कि ये इसकी वजह से सारे सिटीज़ जो हैं ख़त्म हो गए होंगे। ना फ्लड की वजह से सारे ख़त्म हो सकते, ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि दूर दूर के रीजन्स में ये इस्टेब्लिश थी। It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. यहाँ पे कुछ जेन्युइन पॉइंट है कि जो इनका सेंट्रल पॉइंट था, जो इनको यूनाइट करके रखा हुआ था, शायद वो ख़त्म हो गया किसी वजह से, चाहे किसी ने अटैक कर दिया हो या कुछ और रीज़न रहा हो, मतलब जो इनको कंट्रोल कर रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इसी वजह से जो है इनकी सील्स डिसअपीयर होने लग गई, इनकी स्क्रिप्ट डिसअपीयर होने लग गई, इनके बीड्स और पोट्री डिसअपीयर होने लग गई, और इनके वेट सिस्टम है वो भी बिल्कुल पुअर क्वालिटी का हो गया, और इन्होंने जो है अपनी फिर जगहों को छोड़ छोड़ के दूसरी जगहों पे जाना शुरू कर दिया। The subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in completely different region. तो ये सिटीज जो है कोलैप्स हो गए, फिर उसके 1000 साल बाद इंडिया के दूसरे रीजन्स में सिटीज़ डेवलप हुए थे। इस बॉक्स में इन्होंने दे रखा है कि कुछ ऐसे भी एविडेंसेस पाए गए हैं जो अटैक इनके ऊपर दर्शाते हैं, किसी ने आक्रमण कर दिया जिस वजह से ये कोलैप्स हो गए। यहाँ पे एक डेडमैन्स लेन के नाम से फेमस है एक गली जो मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। इसकी 3 से 6 फीट तक इसकी चौड़ाई है, और जब ये लेन जो है वेस्ट की साइड ये टर्न करती है तो वहाँ पे एक स्कल मिला है और कुछ बोन्स मिली हैं। थोरैक्स होता है कि गर्दन से लेके कमर तक का हिस्सा, और एक अपर आर्म मिली है एक अडल्ट की, और जो कि काट के फेंकी हुई है, और बिल्कुल ही फ्राइबल कंडीशन में, बिल्कुल पुअर वीक कंडीशन में ये हैं। तो ये किस बात के सजेशन आपको दे सकती हैं ये सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पे कोई अटैक हुआ होगा। 15 inches to the west where a few fragments of a tiny skull also have been found, कि एक स्कल के भी कुछ टुकड़े वहाँ पे मिले हैं। तो इसी वजह से इसको डेडमैन लेन बोला जाता है कि यहाँ पे डेडमैन के कुछ अवशेष मिले हैं। ये जॉन मार्शल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, जो मोहनजोदाड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। फिर आगे ये लिख रखा है 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from same part of मोहनजोदाड़ो in 1925। 1925 में भी सेम जगह से मोहनजोदाड़ो में 19 स्केल्टन्स मिले हैं और उन्होंने ज्वेलरी भी पहन रखी है। उसके काफ़ी सालों बाद 1947 में R.E.M. व्हीलर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको कोरिलेट किया कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और इससे पता ये ऋग्वेदा में कुछ दे रखा है, उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था।
ऋग्वेदा जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेदा के अंदर एक पुर वर्ड आता है। पुर का मतलब होता है फोर्ट, और जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर बोलते हैं कि वो फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। और इनका जो सिटाडल होता था हड़प्पा वालों का, उसको आप फोर्ट मान लो कि वो एक फोर्ट था। ऊंचे हिस्से पे उसके चारों तरफ दीवार थी, तो हो गया वो फोर्ट की तरह। तो इंद्र को आपको फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला आप कह रहे हो, तो इसका मतलब इंद्र ने जो है इनके ऊपर अटैक किया। थोड़ा सा फनी लग रहा है, पर उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो इसमें इन्होंने आगे बोला है, ये यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। It may be no mere chance that at a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred there। कि मोहनजोदाड़ो में कि लेट पीरियड में ऐसे भी एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे मैसेकर हुआ था, आदमी, औरत और बच्चों को मारा गया था। तो फिर ये कहता है, ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंदिरा स्टैंड्स अक्यूज्ड, कि जो ऋग्वेद में लिख रखा है कि वो डिस्ट्रॉय कर देता था फोर्ट्स को, और जो हमें सबूत पाए गए हैं यहाँ पे मैसेकर के, उसके बेसिस पे हम इंद्र के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ज़्यादा ही फनी हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर 1960 में ये जो मैसेकर के बारे में इन्होंने बताया, इसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन उठाया कि आप कह रहे हो कि मोहनजोदाड़ो में लोगों को मारा गया था, इस बात में कोई दम नहीं है। ये क्वेश्चन किसने उठाया? एक जॉर्ज डेल्स नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे। He demonstrated that the skeletons found at the site did not belong to the same period। कि ये जो इन्होंने जो स्केलेटन्स मिले थे उनका कार्बन डेटिंग करके या जैसे भी करके उसके एज का पता लगाया, तो पता चला कि जिनके बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये हड़प्पा के लोग थे इनको मार दिया गया था, ये लोग उस पीरियड से बिलोंग ही नहीं करते थे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन भी आपके आता है कई बार इसमें से कि किस तरीके से जो है एविडेंसेस कई बार गलत प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से कि इन्होंने जोश जोश में स्केलेटन्स उठाए, बोला कि ये देखो मैसेकर के सबूत है, लेकिन ये नहीं देखा ये उस पीरियड के हैं भी के नहीं, और फिर ये लास्ट में रॉन्ग प्रूव हो गया मैसेकर वाली थ्योरी। कुछ यहाँ पे जो है इंडिकेट करते कि थोड़ा सा स्लॉटर हुआ था, कुछ लोगों को तो मारा गया था, थोड़े बहुत लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो है ये डेड बॉडी तो इन्होंने बिल्कुल केयरलेस तरीके से कहीं पे दफना दी। तो उस वजह से ऐसे लग रहा है कि ये अटैक करके किसी ने मारा था, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, मैसेकर के कोई सबूत नहीं मिलते। और इसके अलावा देयर इज़ नो डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द सिटी, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लेटेस्ट पीरियड था सिटी का उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। कोई वहाँ पे आगजनी वगैरह के भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। योद्धाओं की कोई डेड बॉडी नहीं मिली जिसमें उन्होंने जो है युद्ध वाले आर्मर पहन रखे हैं या वेपन्स हाथ में ले रखे हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि वहाँ पे ऐसा कोई युद्ध हुआ था। द सिटाडल, द ओनली फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ द सिटी, yielded no evidence of a final defense, कि अगर कोई अटैक करता तो वहाँ पे ऐसे कुछ एविडेंस भी मिलते कि इन्होंने जो है अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। तो इन्होंने इस पूरी थ्योरी के बेसिस पे अप्रूव कर दिया कि जो आप कह रहे थे कि मैसेकर हुआ है मोहनजोदाड़ो में, वो आपकी थ्योरी कंप्लीटली रॉन्ग है। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है एविडेंसेस को यूज़ किया है, जो इनको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके बेसिस पे इन्होंने कोशिश की है कि हड़प्पन लोगों की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके बारे में पता लगाया जाए। यहाँ पे इसकी एक और स्टोरी भी है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे उसको डिस्कवर किया। आर्कियोलॉजिस्ट की भी तो कहानी होनी चाहिए ना, कि कौन आर्कियोलॉजिस्ट था, फर्स्ट आके उसने क्या किया, क्या गलतियाँ की, फिर किसने सुधारी, तो उनकी भी एक कहानी है। अब आगे के पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। जब हड़प्पन सिटी जो है बर्बाद हो गए थे,
पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम, लोग उनके बारे में कम्प्लीटली भूल गए थे। फिर यहाँ पे और लोग आके इसी एरिया में रहने लग गए थे, और जब भी कभी वो जैसे हल चला रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके आर्टिफैक्ट्स निकल आते थे, तो उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये किसके हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। आगे 10.1 है कनिंघम्स कन्फ्यूजन, इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है 3-4 मिनट की, वो कंप्लीट इंग्लिश में है, वो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, कनिंघम कन्फ्यूजन टाइटल डाल के। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने ही इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था। ये एक इंजीनियर भी थे, इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, लेकिन इनको एक कन्फ्यूज़न हो गया था। वो कन्फ्यूज़न ये था कि इनका ये मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो गंगा वैली में जो सिटीज़ स्टार्ट हुए थे वहाँ से स्टार्ट होती है। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ ली थी, और इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो आर्कियोलॉजी में था, अर्ली हिस्ट्री के बारे में। अर्ली हिस्ट्री कौन सी, जैसा कि मैंने बताया है, वो जो गंगा वैली में जो सिटीज़ बने थे वहाँ की, जो मौर्यन किंगडम था। तो जो चाइना के जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज इंडिया में आए थे धार्मिक यात्रा के लिए, बुद्धा के बारे में कुछ जानने के लिए, तो इन्होंने उनके भी अकाउंट्स वगैरह को पढ़ा कि ये इन्होंने इंडिया के बारे में क्या बता रखा है। जैसे उन्होंने पाटलिपुत्र वगैरह का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, चांडाल्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा था। तो अपनी उस ज्ञान के बेसिस पे कनिंघम ने कोशिश की कि आर्कियोलॉजी जब इसको एक्सकेवेट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती हैं हम उन्हीं को लेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पे खुदाई की तो काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने इर्रिलेवेंट समझ के इग्नोर कर दिया। ये पिक्चर दे रखी है, ये एक सील की पिक्चर है जिसका कनिंघम ने जो है ये ड्रॉ किया था अपने हाथों से। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as the early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. तो इसमें इन्होंने लिख रखा कि इन्होंने ये चाइनीज़ ट्रैवलर जो आए थे उनकी तो पढ़ ली बुक्स वगैरह, तो लेकिन हड़प्पा वाली साइट का उसमें कोई जिक्र नहीं मिला, और ऐसे कोई भी उनको रिटर्न मटेरियल नहीं मिला जिसके बेसिस पे वो हड़प्पा वाली चीज़ों को उसमें फिट कर सकते। तो जब आगे इसमें लिखा है कि ऑल्दो काफ़ी सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिले उनको, लेकिन उन्होंने इनको इग्नोर कर दिया ये सोच के कि ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। एक हड़प्पन सील जो है कनिंघम को दी गई थी एक अंग्रेज के द्वारा। He noted the object and unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. तो उसने इसको टाइम फ्रेम में फिट करने की कोशिश की, और कौन सा टाइम फ्रेम, वो जो गंगा वैली में जो सिटीज़ डेवलप हुए थे हज़ारों साल बाद, वहाँ वाले टाइम पीरियड के साथ ही उसको मैच करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, इसमें आगे ये लिख रहा है दिस वॉज मेनली बिकॉज ही like many other Indian historians, many other people, he also thought that Indian history begins with cities in Ganga Valley. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उसका कंफ्यूजन था, और ये आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। 10.2 में बता रखा है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। काफ़ी सारी सील्स यहाँ पे डिस्कवर की गई थी, और शुरू में हड़प्पा से दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था, और राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट किया था। और उसी वजह से फिर लास्ट में ये 1924 में इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये एक अलग ही सिविलाइजेशन इंडिया के यहाँ पे थी। इससे पहले किसी को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं था। तो फिर इन्होंने 1924 में जॉन मार्शल ने, ये उस टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो है यहाँ पे एक नई सिविलाइजेशन हमने डिस्कवर की है। एस एन रॉय ने एक बुक लिखी है,
उस बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसमें इन्होंने बताया है कि मार्शल जब इंडिया से गए थे तो वो इंडिया को 3000 ईयर्स ओल्डर छोड़ के गए देन ही हैड फाउंड हर, क्योंकि उससे पहले जो है हड़प्पन्स के बारे में किसी को पता नहीं था, तो अब इन्होंने ही एक्सकेवेट करके उसको अनाउंस किया। तो इसका मतलब अब इंडिया जो 3000 ओल्डर हो गया। It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia। दुनिया को ना केवल ये पता चला कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, साथ ही साथ ये भी पता चला कि ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्पररीज थे, मतलब सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। जॉन मार्शल की एक अच्छी इमेज थी एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी सारे मेजर चेंजेस जो है ये इंडियन आर्कियोलॉजी में अब लेके आएंगे। वो इंडिया के फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट उनको माना जाता है, और उन्होंने पहले भी जो है ग्रीस और क्रीट में काम किया है इसी फील्ड में। और ये भी कनिंगम की तरह जो है ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेक्युलर फाइंड्स, कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है एक्सकेवेशन में मिली हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट थी। ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, और ये उसके साथ साथ एवरीडे लाइफ का क्या पैटर्न था कि उन चीज़ों को इस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे सेट करने की, जिससे पता चले कि इन लोगों का जो डेली लाइफ था कैसे, उसमें उसके क्या क्या पैटर्न्स थे। लेकिन मार्शल ने भी एक गलती की, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ में से, व्हाट वाज द मिस्टेक डन बाय जॉन मार्शल एंड हु करेक्टेड इट। तो मार्शल ने गलती क्या की थी, उसने जो है ही एक्सकेवेटेड अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स की, मतलब उन्होंने खुदाई करी, जैसे ये लेयर्स बन जाती हैं इसके अंदर, जब पास्ट की कोई चीज़ें, जैसे एक सिविलाइजेशन थी, इस लेयर यहाँ पे रह रही थी, फिर कोलैप्स हो गई, फिर काफ़ी सालों बाद यहाँ रेत जमता गया, फिर वो दूसरी लोग आए यहाँ पे रहने लग गए, फिर उनके ख़त्म होने के बाद ऐसे रेत उसके ऊपर चढ़ता गया, फिर ऐसे लेयर्स बन जाती हैं। तो अलग अलग टाइम की लेयर हो गई ये, पर उसने लेयर्स के हिसाब से इसकी खुदाई नहीं की कि एक लेयर में जो सामान मिल रहा है वो एक टाइम का है। अगर डीप वाली लेयर में कोई चीज़ मिली है तो मतलब वो पुराने ज़माने की है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसका इकट्ठा ही ऐसे इस एरिया को जैसे खुदाई कर ली और सारी चीज़ें मिक्स कर दी। तो इस तरीके से उसने सारे एविडेंसेस को ख़त्म कर दिया, और इस तरीके से ख़त्म कर दिया कि उसको अब दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, इनके टाइम पीरियड का अब कोई पता नहीं चलेगा कि कौन से कल्चर की चीज़ें किस लेयर में थी। अब ये बॉक्स में दे रखा, ये पढ़ लेते हैं। साइट माउंट्स एंड लेयर्स। आर्कियोलॉजिक साइट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स। जैसे कोई सिविलाइजेशन वहाँ पे रह रही है, उसने सालों तक, हजारों सालों तक चीज़ें यूज की हैं, डिस्कार्ड की हैं, फिर वहाँ पे ढेर, उसके ऊपर रेत जमता गया, फिर वहाँ पे एक माउंड बन जाता। माउंड का मतलब हो गया एक टीला टाइप्स, ठीक है। फिर लेयर्स क्या होती हैं। लेयर जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ लोग, जैसे ये एक रीजन है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं सालों तक, और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो उनके ऊपर ये एक लेयर बन गई, उनकी चीज़ें अब इस लेयर में मिलेंगी। फिर कुछ सालों बाद दूसरे लोग यहाँ पे आके रहते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें इस लेयर में मिलेंगी। तो ऐसे ये लेयर बोलते हैं। इस लेयर की स्टडी को बोलते हैं स्ट्रेटियोग्राफी। तो जो ये गलती इन्होंने की थी जॉन मार्शल ने, इनकी ये गलती को शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ही इग्नोर्ड स्ट्रेटियोग्राफी। उसने लेयर्स का कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते, उन लेयर्स को स्टेराइल लेयर्स बोला जाता है। जनरली द लोवेस्ट लेयर्स आर द ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट आर द मोस्ट रिसेंट। की अगर बहुत ही नीचे लेयर है, इसका मतलब ये सबसे पुराने ज़माने की है। सबसे ऊपर की लेयर है, मतलब ये सबसे मॉडर्न ज़माने की है। आगे चलते हैं। न्यू टेक्निक्स एंड
क्वेश्चन। चलो इसको डिस्कस करते हैं। फिर आर.एम. व्हीलर आए, उन्होंने जॉन मार्शल की जो गलती थी उसको रेक्टिफाई किया। ये 1944 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो इन्होंने जॉन मार्शल वाली गलती को पहचाना, रेक्टिफाई किया, उसको करेक्ट किया। व्हीलर ने जो है स्ट्रेटियोग्राफी के हिसाब से आर्टिकल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और इन्होंने ये जो जैसे लेयर्स थी उनको इकट्ठी खुदाई नहीं की। जैसे इतनी लेयर्स हैं, आपने सारी खोद डाली एकदम से, ऐसा नहीं किया उन्होंने। पहले ये लेयर रिमूव की, इसमें जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको एक जगह स्टोर कर दिया। फिर दूसरी लेयर से ये खुदाई की, इसमें जो चीज़ें मिली हैं उनको अलग से स्टोर कर दिया। इस तरीके से हर लेयर के आर्टिफैक्ट्स को इन्होंने अलग अलग स्टोर किया। Moreover, as an ex-army brigadier, he brought within him a military precision to the practice of archaeology. इन्होंने मिलिट्री का जो प्रिसाइजन था, मिलिट्री मैन जो परफेक्शन के साथ काम करते हैं, वो भी इन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी जो बाउंड्रीज अगर हम देखें तो इनका प्रेजेंट की जो कंट्रीज की बाउंड्रीज है उनसे कोई संबंध नहीं है। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। पाकिस्तान वाले, जब आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है, उस एरिया तक ये इसकी साइट्स थी। फिर जब पार्टीशन हो गया तो इसकी मेन साइट जो है पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तानी टेरिटरी में। तो इंडिया वालों को जो है बिल्कुल सदमा लग गया कि अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। हड़प्पन साइट्स के ऊपर जितना प्राउड फील करते थे हम लोग, तो फिर इनको बड़ा मोटिवेशन मिला, स्पर्ड होता है, मोटिवेटेड किया, इनको इनकरेज किया कि इंडिया के अंदर भी और साइट ढूंढो भाई, खुदाई करो। तो फिर इन्होंने जोश में आ गए, खुदाई की और काफ़ी सारी नई साइट्स इन्होंने एक्सप्लोर की पंजाब और हरियाणा के अंदर, जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा। और भी आज तक ये जो है इनकी एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू चल रही हैं। ओवर द डेकेड्स न्यू इश्यूज हैव बीन अज्यूम्ड। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है सेम इश्यूज से फाइट कर रहे हैं जो बिगनिंग में करते थे? नहीं, वो अब नए इश्यूज को लेके रिसर्च करते हैं। कुछ ऐसे भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं कि उनकी बहुत इंटरेस्ट है टू ऑब्टेन अ कल्चरल सीक्वेंस, की कल्चरल सीक्वेंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक प्री हड़प्पन कल्चर था, एक मैच्योर हड़प्पन कल्चर था, लेट हड़प्पन कल्चर था, इनका क्या सीक्वेंस था, कैसे कैसे चेंजेस आए, ये एक टॉपिक हो सकता है कुछ के लिए। दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पे लोकेट है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और ये काफ़ी सारे जो आर्टिफैक्ट्स इनको मिले हैं ढेर सारे, उनके साथ ये स्ट्रगल करते हैं और उनमें से ये कुछ लिंक्स निकालने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि किस फंक्शन के लिए इनको यूज़ किया जाता था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब आगे चलते हैं। Since the 1980s, there has also been growing international interest in हड़प्पन आर्कियोलॉजी। अब पहले इंडिया वाले ही आर्कियोलॉजिस्ट इसमें लगे रहते थे, लेकिन अब जो है पूरे वर्ल्ड के आर्कियोलॉजिस्ट की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें पैदा हुई। और अब सब कॉन्टिनेंट के अलावा बाहर के भी आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे दे आर वर्किंग वेरी हार्ड बोथ इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स और आर्टिफैक्ट्स के अलावा अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्ले है वहाँ पे उसकी भी डीप स्टडी की जाए, स्टोन, मेटल और जो कुछ भी है, प्लांट रिमेन्स और एनिमल्स, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इनके ऊपर रिसर्च की जाए और बिल्कुल डीप से डीप इनका एनालिसिस किया जाए। हर एक छोटे से छोटा हिस्सा जो है एविडेंसेस का, उसको ये छानबीन करना चाहते हैं। अब ऐसे लग रहा है कि जो एक्सप्लोरेशन चल रही है इनकी वजह से फ्यूचर में हमें कोई नई इंटरेस्टिंग जानकारी इनके बारे में मिलेगी। अब इसको देखते हैं। ये व्हीलर का एक्सपीरियंस दे रखा है इस बॉक्स के अंदर कि व्हीलर जब हड़प्पा में आया था उनके क्या इमोशंस थे। तो ये यहाँ पे बैठ के आए थे अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये यहाँ पे 1944 में
चल के एक बालू रेत वाले एरिया से टोंगा के अंदर बैठ के, जो हॉर्स जिसको चलाता है उसमें बैठ के ही यहाँ पे आए, क्योंकि उस टाइम ये नए नए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे और इनको ये साइट एक्सकेवेट करनी थी, हड़प्पा वाली। इनके साथ एक लोकल मुस्लिम ऑफिसर भी था और फिर ये आके उतरे जहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस इज़ रेलवे स्टेशन ऑफ हड़प्पा। ये यहाँ पे आके उसमें से उतर जाते हैं, रेस्ट हाउस की तरफ ये जाते हैं। चांदनी रात है और इसके जो इनके साथ जो लोग आए थे उन्होंने इनको चेतावनी दी थी कि अगर आपको काम करना है यहाँ पे सुबह सुबह 5:30 से लेके आप 7:30 तक करना, क्योंकि उसके बाद दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो फिर ये बता रहा कि हम अपने पंखा वाला को पीछे छोड़ के, पंखा वाला जो हवा करने के लिए टांगा में बैठ जाता था, क्योंकि ये बहुत अमीर होते थे तो ये पंखा वाला को हायर कर लेते थे कि इनको गर्मी ना लगे। तो ये उसको वहाँ छोड़ के और यहाँ पे एंट्री इन्होंने अंदर की और वहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे जो है जकाल्स वगैरह की आवाज़ें भी रात को आ रही थी आसपास के वाइल्डरनेस से, जंगलों से। फिर ये सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के लग गए और लगे रहे काफ़ी घंटों तक। पहले इसने बता रखा कि मैंने जब देखा यहाँ के माउंट को, मैं मेरी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया कि मैं जो है उस जगह पे खड़ा हूँ जो मैंने एक्सकेवेट करनी है, जो 3000 साल पुरानी साइट है। तो फिर जो है ये लगे रहे 6 घंटों तक खुदाई करते रहे, ये भूल गए 5:30 से 7:30 वाली बात। फिर ये कह रहे हैं आर्य मिलर कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं वे ऐसे सोचेंगे कि ये जो हम इधर ये कुदाली और कस्सी वगैरह दे दे के इधर खोदने लगा दिए और खुद भी लगे हुए हैं, ये हमारे जो अंग्रेज़ साहिब हैं ये पागल तो नहीं है। ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, कि पास्ट को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो, जैसे हड़प्पा की इतनी सारी चीज़ें मिली हैं तो उनको अगर आप उनके बारे में कुछ ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह यूज करके कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है इनकी स्क्रिप्ट जो है उसको कोई डिसिफर नहीं कर पाया, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और डिसाइफर हो जाती तो काफ़ी कुछ पता चल जाता। कुछ जो मटेरियल एविडेंसेस हमें मिले हैं वो उसमें भी कुछ गड़बड़ है। जैसे मटेरियल हमें मिला है, पोट्री है, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, हाउस होल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब मिले हैं, पर इनमें से जो ऑर्गेनिक चीज़ें थी, ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई थी वो पेरिश हो गए। लेदर है, जैसे क्लॉथ है, वुड की अगर कोई चीज़ बनी थी, रीड की बनी थी, रीड भी वुड ही होती है एक तरीके की, सरकंडा जिसको बोलते हैं। तो जो ये इन चीज़ों से जो चीज़ें बनी थी वो पेरिश हो गई, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब सिर्फ क्या बचा है, जो स्टोन की बनी है, जली हुई मिट्टी की चीज़ें बनी हैं या मेटल की बनी है। मतलब अभी जो आर्टिफैक्ट्स भी इनके पास हैं वो भी हाफ इंफॉर्मेशन ही इनको देंगे। साथ में तीसरी कमी ये है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जब आप पास्ट को ट्राई टू पुट टुगेदर। तीसरा इन्होंने ये प्रॉब्लम बताई है कि इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन थ्रोन अवे, कि जो हमें चीज़ें मिली हैं क्या पता ये फालतू की चीज़ें थी जो उन्होंने फेंक दी थी और वही हमें मिली, और जो काम की चीज़ें थी जो यूज़ करने लायक थी शायद उन्होंने उसको रिसाइकिल करके और कुछ उसको बना लिया होगा, तो इस वजह से वो भी हमें नहीं मिलता। तो ये इसका तीसरा पॉइंट बन सकता है कि क्या प्रॉब्लम आती है इनके एविडेंसेस को यूज़ करने में। कुछ वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved, कि कुछ ऐसे भी आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ पे एक्सकेवेट हुए थे वो गुम हो गए या किसी ने जानबूझ के उनको उठा लिया और अपने घर में छुपा के रख लिया। तो ये भी एक इनकी कमी है कि ये भी प्रॉब्लम जाती है कि अगर हम आर्टिफैक्ट्स के बेसिस पे हड़प्पा वालों के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं क्लासीफाइंग फाइंड्स, की जो जो मटेरियल हमें मिला है उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो उसके लिए ये कई टेक्निक अपनाते हैं।
सबसे पहले तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, उसमें ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ का बना उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं कि स्टोन की जो चीज़ें बनी है वो एक जगह रख दी, क्ले की जो बनी है वो यहाँ पे रख दी, बोन्स के जो टूल्स वगैरह मिले हैं वो अलग कैटेगरी में रख दिए, आइवरी हाथी दांत के जो बने हुए हैं वो अलग कैटेगरी में रख दिए। तो इस तरीके से ये इसको कैटेगराइज कर देते हैं। दूसरा तरीका कैटेगराइज करने का ये है कि फंक्शन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप को सजाने के लिए एज ऑर्नामेंट यूज़ करते हैं, तो ऑर्नामेंट्स की एक कैटेगरी हो गई, जैसे बीड्स वगैरह है, ज्वेलरी है, वो एक में आ गया। दूसरा है टूल्स जैसे डिवाइसेस हैं आपके, वो एक कैटेगरी में आ गए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो किसी रिचुअल्स के लिए यूज़ होती थी, वो अलग से कैटेगरी, मतलब फंक्शन के बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज किया जा सकता है आर्टिफैक्ट्स को। An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things। तो ये कैसे पता लगाते हैं उसके फंक्शन का कि प्रेजेंट डे में जो चीज़ें हैं, जैसे बड़ी स्पून वहाँ पे मिली जिसको लैडल बोलते हैं, तो उसको देखा कि आज की किचन में भी एक बड़ी स्पून होती है, उसको हम सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मैच करके रिजेम्बलेंस के बेसिस पे उसके फंक्शन के बारे में आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। बीड्स का क्या करते होंगे, माला बनाते होंगे, हम भी माला बनाते हैं। क्वेर्न्स हैं, जो सिलबट्टा था उसको कुछ ना कुछ चीज़ उस पर रगड़ते होंगे, ग्रेन्स या स्पाइसेस। स्टोन ब्लेड्स हैं वो काटने के लिए यूज़ होते होंगे। पोट्स हैं वो कुछ चीज़ें उनमें रखने के लिए यूज़ करते होंगे। तो इस तरीके से ही हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके साथ इनकी मैच करके फिर ये जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कोशिश करते हैं कि जिनको जो आर्टिफैक्ट मिला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है, उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आर्टिफैक्ट इनको मिला है घर के अंदर, कोई मिला इनको ड्रेन के अंदर, कोई मिला इनको कब्र के अंदर, कोई मिला इनको किल्न के अंदर। किल्न होती है भट्ठी, जैसे तंदूर होता है ना, आग जला के कुछ चीज़ें पकाते हैं ऐसे। तो जिस लोकेशन में मिला है उसके बेसिस पे भी ये इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता है कि हड़प्पन जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसको वो कैसे कैटेगराइज करने की कोशिश हिस्टोरियंस ने की है। Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence. For example, though there are traces of cotton at some Harappan site, to find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depictions in sculpture। कि कई बार हमें जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस को भी यूज़ करना पड़ता है कि ठीक है कॉटन ग्रो करने के जो है एविडेंसेस पाए गए हैं, पर साथ ही साथ हमें ऐसी भी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है कि अगर आपको ये पता लगाना है कि ये लोग कपड़े के यूज़ के बारे में इनको पता था कि नहीं था, तो हम इनके स्कल्पचर को देख के पता लगाते हैं। जैसे वो प्रीस्ट किंग की स्टैचू वहाँ पे बना हुआ था, तो उससे पता चलता उसने शॉल ओढ़ रखी है, तो वो भी इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया कि ये लोग कपड़ा यूज़ करते थे। Archaeologists have to develop frames of reference. We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it। ये कई बार जब ये समझने की कोशिश करते हैं, बिगिनिंग में तो इनको कोई इसका कान पूंछ बेचारों को मिला नहीं था, पर फिर लास्ट में जब मेसोपोटामियन वगैरह वाली चीज़ों के बारे में इनको थोड़ी सी जानकारी हो गई तो उसके बाद इन्होंने इसको समझने में आसानी रही थी। आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जब हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपको सबसे पहले लैडर्स मिल गई, बड़ी स्पून मिली है, मिरर मिला है, या जो भी चीज़ें मिलती हैं आपको, सैडल कॉइन्स मिले हैं, पोट्स मिले हैं, उनका आपने अंदाज़ा लगा लिया, सिमिलैरिटी पता करी कि इसका मैच हो रहा है हमारी वाली चीज़ों से, तो इसको भी ये लोग ऐसे यूज़ करते होंगे। पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके बारे में जो वो नॉर्मल से हटके हैं। अब जैसे ये फिगराइन मिला है, फिगराइन का मतलब होता है छोटा फिगर, कि ये इसमें फ़ोटो में इतनी बड़ी दिख रही है, बिल्कुल इनका साइज़ 2 या 3-4 इंच का होगा। ये छोटी छोटी जो फिगर्स मिले हैं, इन्होंने ढेर सारी ज्वेलरी पहन रखी है और ये हेड ड्रेस भी पहन रखी है।
ये नॉर्मल से हटके है। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी दिक्कत आती है कि इनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि ये तो ऐसे रिलीजियस हो सकता है, इनकी गॉड्स एंड गॉडेसेस हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी भी जो फेथ सिस्टम था वो हमारे जैसा था, जिसको हम मैच करके ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये कौन सा देवी देवता उनका था। तो ये ढेर सारे जो टेराकोटा के फिगराइन मिले हैं, छोटे छोटे फिगर्स मिले हैं औरत के, भारी ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी है और हेड ड्रेस भी इन्होंने पहन रखी है। ऐसा माना जाता है कि ये मदर गॉडेस थी। एक रेयर स्टोन स्टैचू भी मिली है, मतलब आदमी का भी एक छोटा सा स्टोन का बना हुआ एक स्टैचू मिला है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज पोस्चर में मिला है, यूनिक पोस्चर है। सिटेड विद वन हैंड ओनली, तो उसने अपना एक हाथ जो है अपने घुटने पे रख रखा है, जैसे कि प्रीस्ट किंग वॉज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड। तो ये सारे यूनिक में आते हैं कि ये जो छोटे छोटे वीमन की जो फिगर्स मिले हैं जिन्होंने हैवी ज्वेलरी पहन रखी है, या एक आदमी का छोटा सा स्टैचू मिला है जिसने अपने घुटने पे अपना हाथ रख रखा है, या प्रीस्ट किंग, तो ये तीनों ही यूनिक वाले चीज़ों की कैटेगरी में आते हैं, जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है, जिसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस, कि कुछ स्ट्रक्चर जो थे उनको इन्होंने ऐसा भी बताया है कि शायद इनका यूज़ करने का कोई रिलीजियस पर्पज़ हो सकता है, जैसे कि ग्रेट बाथ है या फायर ऑल्टर्स हैं। फायर ऑल्टर जहाँ पे आग जलाते हैं, उसको भी इन्होंने ये मानना है कि ये भी एक अपने आप में जो है इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ये फायर ऑल्टर में निकालने की कोशिश करती हूँ। ये फायर ऑल्टर्स जो हैं हड़प्पा में पाए गए हैं। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या ये लोग भी हवन करते थे, इसका कोई रिलीजियस पर्पज़ था, तो ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट बी श्योर कि उनका फेथ सिस्टम हमारे जैसा था। बर्तन वगैरह की दूसरी बात है कि वो उसको यूज़ करते होंगे, पर इट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी टू कंस्ट्रक्ट द पास्ट ऑफ हड़प्पन पीपल। हिस्टोरियंस ने ये भी कोशिश करी है कि जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं इनको हम रिकंस्ट्रक्ट करें, इनकी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करें बाय एग्जामिनिंग सील्स, कि इनकी सील्स को हम देख के ही कुछ पता लगा लें, क्योंकि इन सील्स के ऊपर कई रिचुअल सीन्स इनके मिले हैं, जो रिचुअल्स ये परफॉर्म करते थे। एक आधी सील पे एक प्लांट मोटिफ मिला, उसमें दिखाया गया कि एक औरत के वूम्ब से जो है एक प्लांट निकल रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो इनकी नेचर, मदर नेचर होगी, उसको भी ये वर्शिप करते होंगे। कुछ एनिमल्स हैं, जैसे वन हॉर्न्ड एनिमल है, उसको जनरली यूनिकॉर्न कह देते हैं। यूनिकॉर्न वाली सील भी जो पीछे हमने देखी थी पेजेस पे, तो वो भी डिपिक्ट किए गए हैं। इनको हम मिथिकल मान सकते हैं कि वन हॉर्न वाला तो होगा नहीं, ये इनके ज़रूर माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ऐसा आता होगा। इन सम सील्स अ फिगर शोन सिटेड क्रॉस लेग, कुछ ऐसी सील्स मिली हैं जिसमें एक फिगर मिला है जो कि क्रॉस लेग, प्लाथी लगा के, चौकड़ी लगा के बैठा हुआ, जैसे हम लोग हवन करते वक्त बैठते हैं उस पोस्चर में बैठा हुआ है, और उनके आसपास एनिमल्स भी हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये क्रॉस लेग्ड पोजीशन कहलाती है, जैसे ये बैठा हुआ है, तो ये आसपास ये एनिमल्स भी हैं, एक सील पे बना हुआ है। तो इसको कुछ हिस्टोरियंस कह देते हैं कि ये प्रोटो शिवा है। प्रोटो शिवा का मतलब है शिवा की पुरानी फॉर्म, कि इसी से फिर धीरे धीरे बन के प्रेजेंट डे वाला शिवा एमर्ज हुआ। Beside conical stones, objects also have been classified as lingas. Conical शेप के कुछ स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उनको भी इन्होंने कह दिया कि ये लिंगास है। लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो नेक्स्ट पेज पे इसमें दिखा रखा है, कि ज़रूरी थोड़ा ही कि वो शिवलिंग थे, हो सकता है वो ऐसे उनका कोई गेम हो चेस बोर्ड वाला और उस पर रखने की ये गिटियाँ हो, तो आप इसको श्योर नहीं हो सकते कि दिस वॉज शिवलिंग। इट कुड बी पार्ट ऑफ ए बोर्ड गेम ऑल्सो। आगे चलते हैं। Many reconstructions of Hadappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones. तो ये हड़प्पा का जो रिलीजियस बिलीफ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए
ये लॉजिक देते हैं कि हो सकता है कि जो कुछ लेटर ट्रेडिशंस हैं वो पुराने वालों के पैरेलल थे, मतलब सेम टू सेम टाइप के ट्रेडिशंस इनके थे। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम द नोन टू अननोन, कि आर्कियोलॉजिस्ट भी बेचारे कोशिश करते हैं किसी तरीके से उसके कोई लिंक वगैरह निकालें, तो वो नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अभी शिवा नोन है, प्रेजेंट शिवा, ये भी पता है कि उनको पशुपति बोलते हैं, तो उससे होते हुए फिर ये बैकवर्ड गए कि ये भी हो सकता है ये शिवा की ही एक फॉर्म थी। दिस इज बिकॉज archaeologists move from known to unknown, and that is from present to the past. While this is plausible in the case of stone coins and pots, it becomes more speculative when we extend it to religious symbol. कह रहे हैं कि जैसे सैडल कॉइन्स या दूसरे आइटम्स के बारे में हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, प्रेजेंट टू पास्ट की तरफ जाते हैं, तो वो गैस ठीक भी निकल आते हैं, लेकिन रिलीजियस सिंबल्स के बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इनको भी सेम पर्पज से यूज़ किया जाता था। ये प्रोटो शिवा वाला चलो एग्जाम्पल दोबारा से देखते हैं, जो सील के ऊपर एक पिक्चर मिली है। ये कहते हैं कि जो हमारे ऋग्वेदा है उसमें भी एक गॉड का जिक्र आता है जिसका नाम है रुद्रा। रुद्र शिव जी का ही दूसरा नाम है। पुराणों में फिर इसी रुद्र को शिव जी कह के और नई नई कहानियाँ हमें मिलती हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखें, शिवा और रुद्रा के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये जो प्रोटो शिवा है ये रुद्रा या शिव जी की एक फॉर्म है। रुद्रा इन द ऋग्वेदा इज नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति, उसको ना तो जो ऋग्वेदा वाले रुद्रा है वो पशुपति की तरह डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ना ही वो योगी थे। In other words, this depiction does not match the depiction of Rudra in the ऋग्वेदा, मतलब जो ऋग्वेदा के अंदर जो रुद्र है उसके साथ ही ये डिस्क्रिप्शन मैच बिल्कुल भी नहीं करता। तो हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा वाले प्रोटो शिवा थे, फिर वो रुद्रा के रूप में आए, फिर रुद्रा से वो शिव के रूप में आए, तो ये कोई तुक नहीं बनती। इसलिए कह रहे कि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उसको हम सेम पैटर्न से कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हम बाकी चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं। In other words, this depiction does not match the description of Rudra and Rigveda. Is this then possibly a shaman, as some scholars have suggested? फिर कुछ स्कॉलर्स ने ये बोला है कि ये प्रोटो शिवा तो नहीं है, हो सकता है ये शैमन हो। शैमन होता है कोई भी वाइज पर्सन, जैसे सेंट होते हैं जिनके पास हीलिंग पावर्स होती हैं, स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, उसको बोल देते हैं शैमन। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, हु आर शैमन्स? शैमन इज अ पर्सन हु हैज सम स्पिरिचुअल पावर्स। तो हो सकता है कि ये जिसकी सील के ऊपर ये जिसका भी फोटो है वो कोई शैमन हो, ना कि शिवा। तो ये सारे गैसेज हैं। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हड़प्पा के अंदर जो आर्टिफैक्ट्स मिले, यूटेंसिल्स वगैरह मिले, ज्वेलरी वगैरह मिली, उनका हम गैस कर सकते हैं कि प्रेजेंट में ऐसे यूज़ करते हैं तो पास्ट में भी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन जो रिलीजियस सिंबल्स हैं और जो रिचुअल्स हैं उनको हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाके समझ नहीं सकते। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू। Soon I will upload this version in English also.